आज हमारे साथ जाने माने वकील, युवा और सनातन संस्कृति के सिलसिले में जहां जहां देश भर में लूट खसोट हो रही है उस पे अपनी पैनी निगाह रखने वाले विष्णु शंकर जैन साहब हमारे साथ हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या वजह है कि हम शाम के 5 बजे इतनी जल्दी जल्दी में हमने विष्णु शंकर जी से कहा कि वो इस बात के बारे में दुनिया को बताएं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि इलाहाबाद के अंदर, जैसा कि पूरा देश जानता है कि भारत के स्वतंत्र वीर चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस के किसी बड़े नेता की मुखबिरी के चलते अंग्रेजों से मिलकर उनकी हत्या कराई गई। उस हत्या के बारे में बहुत बार चर्चा इस देश में होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके नाम से वहां पार्क बना है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद के अंदर, जहां इलाहाबाद के 90% धनाढ्य लोग, संभ्रांत लोग वहां टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। उस पार्क में पिछले कई टाइम से वहां कभी मस्जिद बन रही थी, कभी मजार बन रही थी। तो ये जो लगातार एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से आंख छुपा छाई का खेल खेलो, सरकार के कर्मचारी इधर से हटे तो इधर कर दो, इधर से कटे तो इधर कर दो। उस पार्क के अंदर नाजायज मस्जिद, नाजायज कब्रें बनाने की कोशिश चल रही थी। वहां के कुछ युवाओं ने इस पे बहुत पहले हंगामा किया, बात खत्म हो गई। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, जिस वजह से मैंने विष्णु जी को बुलाया है, वो ये है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में विष्णु शंकर जैन जी के पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी, जो पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं और एक खास वजह से जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद, जो गैर कानूनी ढांचा था, जब उसको गिरा दिया गया था, तो उसके बाद में वहां जो मंदिर था जहां पूजा कई सौ सालों से चल रही थी, उसे रोक दी गई थी। आपके पिताजी एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब ने उस वक्त यह अपील की थी कि मेरी पूजा जो है, मेरे भगवान से मेरी पूजा करने का अधिकार नहीं छीन सकता। अगर वहां कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो ये स्टेट का काम है। इस बुनियाद पर वो जो टूटा हुआ पूरा ढांचा था, उसमें मंदिर की जो पूजा करने की इजाजत थी, वो आपके पिताजी की उस अपील के बाद ही दी गई। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जहां लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकदमे लड़ते हैं, ऐसे में आज के दौर में जिन मुकदमों में न पैसा है, न जिन मुकदमों के अंदर कोई बहुत ज्यादा वाहवाही है, और पूरा देश और बहुत बड़ा हिंदू समाज लगातार इस बात की तो बात कहता है, इस पे कानून बनना चाहिए, उस पे कानून बनना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूं, यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि किस पार्क में मस्जिद बन रही है और मदरसा बन रहा है या कब्रिस्तान बन रहा है। यह एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। सरकारें सब जगह नहीं जाती, पुलिस सब जगह नहीं जाती है। और अगर ये मान भी लें कि कुछ सरकार के कर्मचारी भ्रष्ट भी हैं, तो भी अगर सरकार के अलावा देश के लोग जागरूक होंगे तो किसी भी दंगाई जिहादी मुसलमान की भारत की जायज जमीन पे नाजायज कब्जा करने की हिम्मत नहीं होगी। आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपके घर की गली के अंदर कौन बदमाश आके रह रहा है। ये कोई 150 करोड़ की आबादी में सरकार के पास ना इतना संसाधन है, ना इतनी व्यवस्था है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं में से 5 करोड़ हिंदुओं को इस बात की चिंता रखनी चाहिए कि उनके शहर में, उनकी गली में, उनके मोहल्ले में कौन रह रहा है, कहां से आया, ये बिल्डिंग कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। आप इस बात के लिए चेतन नहीं है, इसलिए आप हर बात सरकार पर सौंप देते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि विष्णु शंकर जैन साहब और उनके पिताजी ने कोर्ट में, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इस सिलसिले में जो अपील की, और उसके अपील के जो नतीजे आए हैं, वो खुश होने की बात तो है, लेकिन ये एक तरफ इशारा देता है कि इस देश को तोड़ने वाली ताकतें दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में लगातार एक मिशन के साथ भारत सरकार और भारत देश की भूमि के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, नाजायज तरीके से कर रहे हैं। तो आज जो कुछ कोर्ट में हुआ, और वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीश्वर भंडारी जी ने क्या उसके ऊपर रूलिंग दी है, मैं विष्णु शंकर जी से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। विष्णु शंकर जी, आप 16 जून को भी हमारे इस चैनल पे थे, तब आपने विस्तार से देश को बताया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में जो संसद में पास हुआ है, ये एक तरीके से शरिया है। ये भारत की भूमि पे, भारत की हिंदुओं की और सनातनी भूमि के ऊपर मुसलमानों को नाजायज हड़पने और कब्जा करने का एक लाइसेंस दिया गया है। लिहाजा आप आज के इस केस के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात पूरी रखें। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, और देश से फिर अपील करें कि आप जैसे लोग
जो सिर्फ अपने जिंदगी की भी लड़ाई लड़ते हैं और ऐसे मामलात में भी इतने चेतन रहते हैं कि आप दिल्ली में और नोएडा में रहते हुए भी आपने आज इलाहाबाद कोई कोर्ट के अंदर ये अपील डाली और उस पर फैसला लिया। आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या ये मामला था, और सुप्रीम वहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात करें। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज आपने अपने चैनल पे आके दोबारा मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ, मुझे लगेगा आपके व्यूअर्स को दिख जाएगा। और ये चंद्रशेखर पार्क के अंदर मस्जिद के चित्र हैं। ये मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमने दूर से लिया था खुद जाके, और ये देखिए मजार बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, वहां पे नमाज अदा होती है। ये तीसरा चित्र, ये वहां पे डेड बॉडीज को लिए लाशें गाड़ी जा रही हैं। ये चौथा चित्र, ये सब चंद्रशेखर पार्क, सब मैं आपको प्रूफ एविडेंस के साथ दिखा रहा हूँ। तो ये हमने फोटोग्राफ्स हाईकोर्ट के सामने फाइल किए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही फैसला है चंद्रशेखर पार्क के संदर्भ में 24 अप्रैल 1987 का, और ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। सब फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए लोग आपके नोट भी कर सकते हैं, कोई बात अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं है। सिविल मिसलेनियस रिट पिटिशन नंबर 19296 ऑफ 1986, और ये फैसला आया है 24 अप्रैल 1987 में। ये रिपोर्ट भी हुआ इलाहाबाद लॉ जर्नल में, उसका साइटेशन है 1987 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 379। इसमें हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि चंद्रशेखर पार्क में कुछ हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस अपना मॉन्यूमेंट बना रहे हैं और वहां पे उनको हटाने के लिए मांग की गई। तो हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 1987 को डायरेक्शन दिया कि चंद्रशेखर आजाद पार्क को तुरंत जितने भी वहां पे गलत स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अनऑक्युपाइड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बने हैं, इंक्रोचमेंट है, सबको हटाया जाए। ये 1987 का फैसला था, और इस ऑर्डर में कोई भी मेंशन नहीं है मस्जिद का या मजार का। अब आप देखिए कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको जो फोटोज दिखाई इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग में ही, वहां पे मस्जिद बन गई, मजार बन गई। हमारे जब लोग वहां पे गए, उन्होंने फोटो खींची, तो उन लोगों ने सवाल पूछे कि आप कौन है भाई, क्यों फोटो खींच रहे हैं? तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग भाई टूरिस्ट हैं, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं फोटो, हमने जैसे तैसे उनकी लेके हम वहां से आ गए। अब ये फोटोग्राफ जब हमने आज हाईकोर्ट में फाइल की, हमने हाईकोर्ट के सामने चीफ जस्टिस के सामने बात कही कि ये क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट है और आप 1987 का फैसला इंप्लीमेंट करें। अगर वहां पे कोई हिंदू स्ट्रक्चर नहीं रह सकता है तो कोई मुस्लिम स्ट्रक्चर भी नहीं रह सकता। और हमने हाईकोर्ट के सामने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि 1987 में कोई भी प्रूफ नहीं है मस्जिद या मजार का, तो ये आ कहां से गया? और मैं इलाहाबाद के लोगों से भी आपके शो के माध्यम से कहूंगा कि वहां पे जाके देखें, लिखा हुआ है वक्फ नंबर 114। हमने उनसे आरटीआई में पूछा कि बताइए भैया ये वक्फ नंबर 114 कब दर्ज हुआ वक्फ में, आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो आपने किसी जहां पे शहादत हुई थी अमर शहीद बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की, उस पार्क में आप मस्जिद बना रहे हो, मजार बना रहे हो, और उसके बाद उसको हटाने के लिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस किए। प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं? मैं आपको एज इट इज ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्या वो सो रहे हैं, बैठ की तनख्वाह ले रहे हैं, सिर्फ कोई काम नहीं कर सकते? उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे कि हमारे ऑर्डर्स इंप्लीमेंट ना हो, एंड वी विल सी टू इट दैट आवर ऑर्डर्स आर इंप्लीमेंटेड। तो ये, और 19 जुलाई को नेक्स्ट डेट लगाई है हियरिंग की, और कहा है प्रदेश सरकार से कि आप अपने अधिकारियों से कहिए कि तुरंत सारे इंक्रोचमेंट हटाए जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील भी प्रेजेंट थे, उनसे भी कहा कि आप जितने इंक्रोचमेंट से हटा लीजिए, हमारे इंटेंशन बहुत क्लियर है, हम 24 अप्रैल 1987 का जजमेंट हूबहू हमें इंप्लीमेंट करना है। तो ये एक आइडियल केस है, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था, ये एक आइडियल केस है जहां पे चंद्रशेखर आजाद पार्क में घुसपैठ हुई, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ, और अगर अभी हम हाईकोर्ट नहीं जाते और 10 साल 5 साल बैठ जाते, तो जो सेकंड सर्वे होता वक्फ में, उसको वक्फ में नोटिफाई कर दिया जाता, और फिर हमें वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ता और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती। तो ये जो आज आपके माध्यम से आपके सामने आने का
एक एंडेवर था, उसका मकसद ये कि देश के सारे लोग जागरूक हो कि जहां जहां ऐसा इलीगल इंक्रोचमेंट या मस्जिद या मजार दिख रही है, अपनी आप निगाहें अलर्ट करें, उसकी फोटोग्राफ्स लें, अथॉरिटीज के पास जाएं, वक्फ बोर्ड के पास जाएं, उनसे पूछें कि वक्फ में कब दर्ज हुई है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर इलीगल हैं तो उसके लिए आप हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज जो हाईकोर्ट में हमने पिटीशन लगाई है 19 जुलाई को, इसमें बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स को हटाने के डायरेक्शन दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने आज की हियरिंग में भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन इलीगल स्ट्रक्चर्स को, इन इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाना है, आपको हटाना है, आपके अधिकारी शांत नहीं बैठ सकते। व्हाट आर दे डूइंग, उन्होंने कहा व्हाट आर दे डूइंग, क्या बैठ के सिर्फ वो तनख्वाह लेने के लिए बने? हम आपकी नाक के नीचे वहां पे मस्जिद बन गई, मजार बन गई, और आप उसको हटा नहीं रहे, ये किस बात का मतलब आपका प्रशासन है? हाईकोर्ट ने यह भी कहा, एडवोकेट जनरल ने बहस की कि एक और पिटीशन पहले फाइल हुई थी, वो चल रही है, तो हाईकोर्ट ने कहा वी आर नॉट कंसर्न। अब देखिए, यही बात मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता था आज की मेरी रिट पिटीशन डिसमिस हो जाती, तो लोग कहते हैं कि भाई आपकी पिटीशन डिसमिस होगी। लॉ बहुत तरह से जज के माइंडसेट पे और जज की अप्रोच पे भी डिपेंड करता है, और उस पर बहुत ज्यादा आउटकम भी डिपेंड करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मेवात में जो पिटीशन, मेवात में जो हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, और वहां जो भीभत्स कांड हो रहा है मैं उसको बता भी नहीं सकता। सुबह लड़की को ले जा, रात में लड़कियों को ले जाते हैं और सुबह लाके वापस दे देते हैं और कहते हैं कि दे तो दिया, यही सफिशिएंट रही है। निकिता तोमर के फादर का स्टेटमेंट एज इट इज कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लगा, उन्होंने कहा आपकी पिटीशन मीडिया रिपोर्ट पर आधारित और खारिज कर दिया, जबकि पिटीशन मीडिया रिपोर्ट पर आधारित नहीं थी, पूरी डिटेल्ड उसमें हमने डेटा दिया हुआ, एक एक डेट्स, एक एक एनेक्शर्स मार्क किए हैं कि कैसे मेवात में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है। तो इशू ये है, मैं ये बात बताने का मकसद ये था कि जो हम लोग की एंडेवर है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक रेवोल्यूशन है माइंडसेट बदलने का, ये एक रेवोल्यूशन है इंस्टीट्यूशन के सामने कि हिंदुओं की आवाज भी सुनी जाए, ये एक रेवोल्यूशन है ये बात का कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो उसको रेस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, तो कोई शक या डर नहीं होना चाहिए मन में मुस्लिम वर्ड यूज करने का। और हम अपनी पिटीशन में ओपनली लिखते हैं कि मुस्लिम पक्षकारों ने ये किया, मुस्लिम समाज ने ये किया, और हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है, ये बात कहने में हमें कोई शक नहीं होता है। और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर समाज का हर आदमी ये तरीका इख्तियार करेगा तो लोगों में जागरूकता आएगी और इंस्टीट्यूशंस भी जागरूक होंगे। उनको सोचना पड़ेगा, इस बात पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप मुस्लिम वर्ड लेने से डर नहीं सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट तहसीन पूनावाला के केस में मॉब लिंचिंग में पहलू कांड के डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दे सकता है, अगर कठुआ का रेप केस बहुत दिन तक सुना जा सकता है और एसआईटी और ट्रांसफर पिटीशंस अलाउ हो सकती हैं, अगर भीमा कोरेगांव में अरेस्ट को हाउस अरेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर विनोद दुआ जैसे लोगों को रिलीफ दी जा सकती है, अगर ऐसी ऐसी पिटीशन, अगर सुदर्शन के केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, तो ऐसी भी स्थितियां आएंगी जहां पे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, पलायन हो रहा है, लड़कियों को ले जाया जा रहा है, वक्फ के तहत जमीन कब्जा हो रही है, तो उसमें भी हमें आगे आके अपनी बात रखनी पड़ेगी और इस बात से घबराना नहीं होगा कि रिजल्ट क्या होगा। मेरा ये सारी बात बताने का पर्पस ये था कि आज इसी इंस्टीट्यूशन में इस कोर्ट ने नोटिस जारी किया, हो सकता था डिसमिस हो सकती, तो मेरा कहने का पर्पस ये आपके माध्यम से कि जितने लोग हैं वो अवेयर हो और जो सही बात है उसको कोर्ट के सामने लाने में हिचकिचाए नहीं। हो सकता है कि कोर्ट नहीं मानेगी आपकी बात, आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, पर आज की डेट में मीडिया और ये इस देश के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे, आपके फैक्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि नहीं आपके साथ गलत हुआ। सोशल मीडिया की भी ताकत है। माननीय पुष्पेन कुलशेष जी जैसे लोग हैं जो हम सबके साथ हैं, जो हर एक इशू को बहुत माइन्यूटली वॉच करते हैं, उसको रेस करते हैं, हर आदमी को अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी बात कह सके। तो पर्पस ये है कि चंद्रशेखर पार्क कहीं मस्जिद या मजार में कन्वर्ट ना हो जाए और उसके बाद लंबी लिटिगेशन ना कन्वर्ट करनी पड़े और इलीगल इंक्रोचमेंट ऐसे ना चलते रहे। ये इस और हमारी कवायद है। और जैसे कि मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाए, इलाहाबाद के लोकल लोग भी इसमें अपनी आवाज उठाएं, चाहे पिटीशन के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहां विरोध करें, क्योंकि जहां पे शहादत हुई थी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की, वहां पे किसी भी तरह का मस्जिद या मजार का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब 24 अप्रैल 1987 को, पॉइंट क्या है आपको बताने का, जब 24 अप्रैल 1987 को वहां पे कोई मस्जिद और मजार नहीं थी, तो ऑब्वियसली उसके बाद आइए,
वक्फ एक्ट के बाद आई है 1995 के बाद, और आप आज वहां से हट नहीं रहे हो। ये किस तरह की जबरदस्ती है? तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जमीन हथियाने का, इलीगल इंक्रोचमेंट्स का। और मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट के सेक्शन 5 के तहत जो सर्वे होता है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, अगर अभी हम इसको ना रेस करते, आप अगर देखते हैं अगले आने वाले सर्वे में ये इसको वक्फ में इंक्लूड कर देते। अभी भी उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे वक्फ नंबर 114, 111 फलाना ढिमकाना। तो सवाल ये, कोई उनसे पूछे भैया कब दर्ज हुई वक्फ में? यहाँ ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, वक्फ में दर्ज कब हुई, ये वक्फ हुई कैसे? और ये लिविंग एग्जाम्पल है, इलाहाबाद का चंद्रशेखर आजाद पार्क हम सबके सामने लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और कैसे पार्क और जो पब्लिक स्पेसेस है उसको ऑक्युपाई करके अपनी जमीन बना रहा है। लिविंग एग्जाम्पल है सबके सामने कि चंद्रशेखर आजाद पार्क, उसकी हिस्ट्री कोई नहीं डिस्प्यूट कर सकता है। 1975 में उसको यूपी लेजिस्लेचर ने उसको डिक्लेयर किया पार्क के रूप में। एल्फर्ड पार्क उसको कहा जाता था अंग्रेजों के टाइम पे। तो कोई भी इसकी हिस्ट्री डिस्प्यूट नहीं कर सकता। वहां पे कैसे मस्जिद या मजार बन सकती है भाई? और बराबर आप वहां जा रहे हो, लाशें गाड़ रहे हो और वहां पे कोई बोल नहीं रहा है। तो ये आवाज उठानी पड़ेगी, ये हमारा मकसद था। और आज मैं बहुत खुशी से आपके सामने कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने इस मैटर में बहस की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। और आज आपके सामने आने का पर्पस ये था, मकसद ये था, ये बताने का कि किस तरह से जो वक्फ के तहत हमने बताया था, लीगल पोजीशन आपको समझाया कि फैक्चुअल पोजीशन भी समझा रहे कि ऐसे वक्फ बोर्ड के कार्रवाई के तहत बहुत सारी जमीनों पे उत्तर प्रदेश में कब्जा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में जागरूक होके ये देखना चाहिए, कमीशन बैठा देना चाहिए कि कहां कहां वक्फ बोर्ड ने इलीगल कब्जा किया है और उसको बाय स्ट्रोक ऑफ पेन, बाय पुलिस फोर्स सबको रिलीज करना चाहिए। विष्णु भाई, हम सबकी कोशिश है और तमाम सारे लोग जो इसको देख रहे हैं, सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे, मैं फिर एक बार साफ साफ कर दूं, ये कहना बहुत आसान होता है भारत माता की जय। भारत माता की जय कहने से भारत बचने वाला नहीं है, ये नारे लगाने से बचने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर आदमी की, हर शख्स की, हर छोटे बड़े बुजुर्ग की अपनी अपनी भूमिका है। इसलिए हर बात ये कह देना सरकार कुछ नहीं कर रही है, योगी ये नहीं कर रहा है, भाई योगी आके आपके घर में पूछेगा नहीं क्या कहते हैं कि आपके पड़ोस में कौन बदमाश रह रहा है? ये योगी का काम नहीं है। ये एक मरे हुए, एक थके हुए, एक सोए हुए, एक दीनहीन समाज की जो पहचान है, जो ये कहता है कि ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक जागरूक समाज अपने घर, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी, अपने डिस्ट्रिक्ट में जागरूक रहता है, चलते फिरते देखता है कि किसने कहां क्या, ये नई बात कैसे हो रही है, ये क्यों हो रही है। और आप ये सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है, ये उनका काम है। यही सोचते सोचते इस भारत के अंदर 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में बस गए। सरकार अपना काम करेगी। अगर मैं मानता हूं कि सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया तो समाज की जिम्मेदारी नहीं है क्या? समाज किस लिए है भैया? समाज क्या करता है? समाज सिर्फ सुबह उठता है, नौकरी पे चला जाता है, टैक्स भर देता है, बस यही काम है। हम अमेरिका और नीदरलैंड और फ्रांस नहीं है। अभी हमारे देश के अंदर 50 करोड़ में 150 करोड़ में से 25 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है। आखिर कोई भ्रष्ट व्यवस्था है जो घुसपैठियों को आधार कार्ड भी दे देती है, उनको राशन कार्ड भी दे देती है? लिहाजा मैं इस किस्म की टिप्पणियों से लोगों से कहूंगा कि अगर आप सनातनी हैं और सही मायने में भारत राष्ट्र की भूमि से आपको प्यार है और आप जानते हैं कि इसी भूमि में पैदा हुए हैं और इसी में हमें दफन होना है, इसी में हमें समाप्त हो जाना है, तो फिर यह मत कहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें, बहुत सारी सरकारें आज से 14 से पहले ऐसी आई थी जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए। 2013 का कानून तो मनमोहन और वो जो एंटी रामायणों ने बनवाया है ये कानून कि भाई इस वक्फ के तहत कुछ भी जमीन किसी की भी घेर लो, किसी जगह को भी ले लो, ताजमहल को भी ले लो, जामा मस्जिद को भी ले लो, कुतुब मीनार को भी ले लो। तो भाई अगर हम ये होता रहेगा तो क्या हम आंख बूंद के खड़े रहेंगे? क्या हमारे घर के बराबर में कोई गुंडागर्दी करने आएगा तो हम आंख बूंद के खड़े रहेंगे कि भाई हमारा दरवाजा बंद है? तो ये नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज बार बार कह रहे हैं, विष्णु शंकर जैन, इनके पिताजी और हमारे दूसरे साथी चौकन्ने होकर लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी भी क्षमताएं हैं भाई, इनकी भी लिमिटेशंस हैं। इनके पास भी बहुत बड़ा कोई अकूत संपत्ति नहीं है। आप सोचिए कि एक आदमी दिल्ली से इलाहाबाद जाएगा, वहां रुकेगा, वहां फाइल करेगा, ये पैसा कहां से आ रहा है? इनके पास तो कोई संगठन नहीं है, इनके पास तो अपनी ही कमाई के पैसे हैं। लेकिन क्या समाज ऐसी कोई इकोसिस्टम बनाता है कि नहीं बनाता कि जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं,
सड़क पे लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, पुलिस में लड़ रहे हैं, उनके लिए कम से कम जहां बैठे हैं कम से कम उनके बारे में अच्छा तो बोलिए, उनकी तारीफ तो कीजिए, उनका हौसला तो बढ़ाइए। लेकिन सिर्फ आप फेसबुक पे बैठ के लिख देंगे कि इसने मोदी ने किया और ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, कानून बना दो। तो कानून जो बने हुए हैं उसका पालन करवाना एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से विष्णु भाई, अभी 2 दिन पुरानी घटना बता रहा हूं। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव हैं, ये जो हमने एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड और एक नैरेटिव निकाल लिया है, शांति प्रिय धर्म के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग, अरे भाई वो मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान कहिए, ये अलग अलग तरीके से बचने की मानसिकता क्या है। और इसका असर ये होता है कि देखिए कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार है, उसने क्या किया, देखिए कितनी, यहां हिंदुस्तान में भी एक अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, में साफ साफ कहता हूं, वो जो कहते हैं कि अखबार एक प्रोडक्ट है उसकी तरह बेचो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी उतना ही बड़ा मक्कार है जितना बड़ा वॉशिंगटन पोस्ट है। आपने फ्रंट के ऊपर एक साधु का कैरिकेचर बनाया टाइम्स ऑफ इंडिया और लिखा कि ए प्रीस्ट इन्वॉल्व इन रेप केस इन द सेक्रेड प्लेस, और ऊपर कैरिकेचर सरदार का, एक साधु का बनाया। और खबर पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक मौलाना मौलवी मुफ्ती रेप करता है मस्जिद में किसी से, उसका नाम लिखा जा रहा है। तो आप किस तरह से भ्रमित करते हैं, उसकी जीती जागती मिसाल देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम से पोस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम पोस्ट है, उसके अंदर एक ट्वीट किया गया और देखिए वहां क्या खबर छपी है। उसमें लिखा है, इंडियन प्रीस्ट वाइफ चॉप ऑफ हिज पेनिस आफ्टर वांटेड टू मैरी अगेन। ये खबर की हेडलाइन है। और रिपोर्ट हैज इमेजिन ऑफ ए हिंदू प्रीस्ट। अब प्रीस्ट तो यहां होता है, और आखिर में जब आप खबर पढ़ने जाएंगे उसमें बाकायदा एक आदमी गंगा में खड़ा पूजा कर रहा है, ऊपर ये प्रीस्ट लिखा है उसको, और नीचे जाके पता चलता है कि वो उसका नाम है मौलवी वकील अहमद। तो ये किस तरीके से सनातनियों को, हिंदुओं को बेड लाइट में, अब हर आदमी पूरी खबर नहीं पढ़ता, उसने हेडलाइन पढ़ ली चला गया, वो वायरल हो गई। जब तक लोग समझे, तो ये एक सोची समझी मक्कारी चल रही है। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग नकाब लगा करके, सोफिस्टिकेटेड लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं तो लोग, कुछ लोग फौरन निकल के आएंगे सफेद पोश और कहेंगे नहीं नहीं देखिए ये तो गलत है, ये तो इन्हें करना नहीं चाहिए। ये सब मिली भगत है, यहां से लेके मुंबई तक, और मुंबई में गायकार से लेकर के खेल बजाने और संगीतकार तक। लिहाजा विष्णु जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे पास जितनी बोलने की शक्ति है वो सब आपके साथ है, और ऐसे तमाम लोगों के साथ है। इसलिए मैंने कहा कि वी सपोर्ट पुष्पेन चैनल जो है कोई यूट्यूब का मामला नहीं है। इसके माध्यम से हम अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएं, कैसे लोग जागरूक हो और ये समझे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत की सरकार ने भारत राष्ट्र के खिलाफ एक षड्यंत्र करके इस देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बनाने के लिए जो एजेंडा चलाया है कि आपने 47 में हजारों करोड़ों गज हमारी जमीन मुसलमानों को दे दी, बांग्लादेश को दे दी। अब इस जमीन पे किस तरीके से उनका कब्जा कराया जाए, उसके लिए आपने ये एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया। एक्ट के बारे में विष्णु शंकर जैन जी लगातार हर बार जब भी आते हैं विस्तार से बताते हैं, उसकी टाइम बताते हैं, डेट बताते हैं, कानून बताते हैं, कब पास हुआ। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो जागरूक लोग जो ये समझे कि उनसे छुपा करके जो जघन्य अपराध किए उसको लोगों तक पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी है, और हम शायद कोशिश करते हैं कि रात के 12 बजे भी अगर कोई बात पता चले तो सुबह सुबह कैसे हम उनको बताएं। 16 जून को विष्णु शंकर जैन जी को हमने बुलाया था, और वो जो पूरी 1 घंटे की बातचीत है उसकी हेडिंग है वक्फ प्रॉपर्टी कानून ने हिंदुओं की जमीन हड़पने का अधिकार मुसलमानों को दिया। ये आप लोग इस चैनल पे जाकर के देखें, अपने लोगों को बताएं, जिनके 10-10, 50-50 बीघे में, 100-100 एकड़ में फार्म हाउस हैं, उनको जाकर के बताएं कि ये तमाम सारे फार्म हाउस, ये करोड़ों रुपया, ये बिल्डिंग नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस देश की सरकारों ने इस राष्ट्र के खिलाफ जघन्य अपराध किया है। लिहाजा आज भी जैसे ही मुझे ये पता चला, विष्णु भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा आप फौरन जो भी इमीडिएट टाइम हो आप आ जाएं और फिर एक बार बताएं, क्योंकि बात जब यहां से जाती है निकल के, क्योंकि आप कोर्ट में, आपके पिताजी मौजूद, वहां तमाम सारी चीजें, तो ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है। मैं लीगल नहीं हूं। आप जब बोलेंगे तो उसकी निटी-गिटी, आपने सारी तस्वीरें दिखा दी, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, तो इससे लोगों को असर लगता है कि जमीन पे क्या हो रहा है। इसलिए विष्णु भाई एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद ही दूंगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है।
इसमें पैसों की भी कमी है, इसमें लोगों की भी कमी है, इसमें साहस भी चाहिए। आप दुश्मनों के निशाने पर भी हैं, तो वो तो 24 घंटे एक ही एजेंडे पे लगे हुए हैं, और हमारा समाज 24 घंटे सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर यही कहता है इस पे कानून बनना चाहिए, उस पे कानून अरे जो है वो तो अपने पास रखो, जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो पूरी करो यार। मोदी अपनी करेगा, योगी अपनी करेगा, वो सत्ता में बैठे हैं, कब करना है कैसे करना है वो तय करेंगे। भाई 370 हटाने से पहले देश को बताया नहीं उन्होंने, उनको कब करना था, उन्होंने तैयारी करके किया। लिहाजा हर बात पे सवाल खड़ा करना और अपनी कमजोरी को छुपाना, आप अपनी कायरता को महानता की चादर पहन के न छुपाएं। आपको सड़क पे आना पड़ेगा अगर सही मानों में आप हिंदुत्व सनातन की बात करते हैं। सिर्फ फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर 2 ट्वीट कर देने से दुनिया की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब जिहादी आपके घर के पास AK-56 लेके खड़ा हुआ है तो आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम गुरुकुल की नींव रखेंगे फिर हम पढ़ाएंगे, तब तक तो आप खत्म हो जाएंगे। ये लंबी लड़ाई है, एक लड़ाई बिल्कुल इमीडिएट है और एक लंबी है। इमीडिएट लड़ाई को विष्णु शंकर जी, हरिशंकर जैन जी और दूसरे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो लंबी लड़ाई है उसकी तैयारी दूसरे लोगों को करने दीजिए। लेकिन अपना पल्ला झाड़ने के लिए नहीं, ये तो उनका काम है, ये उनका किसी का काम नहीं है। जो देश का नागरिक है, इस देश से प्यार करता है, इस देश के साथ जीने मरने की जिसकी बात है, वो इसको ये नहीं कहना चाहिए। और अगर जो लोग कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इससे बात बनेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए आज हमारी बातचीत कुछ बहुत लंबी नहीं होनी थी। इस फैसले के तथ्यों को, तर्कों को जो हुआ था उसके लिए मैंने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु भाई, आप और अपने पिताजी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। मैं मिल नहीं पा रहा हूं, आना चाहता था घर पे, मैं आऊंगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जानता हूं हमने भी बहुत समय से जब इस काम में लगे हैं, बहुत सारी चीजों के अभाव हैं, बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, लेकिन हमने कभी कमी के कारण कोई बहाना नहीं बनाया। हमने काम को नहीं रोका, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, हमने नहीं रोका कि नहीं साहब आज ऐसा है कल वैसा है। ये नहीं होता है। जब आपने कमिटमेंट किया है और अपने आप से किया है तो आप अपने लिए करिए, दिखाइए मत किसी को कि आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं। विष्णु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस केस में जो भी अपडेट हो, आपको ऐसा लगता हो, आप जरूर मुझे बताते रहें, ताकि देश में जो लोग हम पे विश्वास करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, RSN सिंह पे, GT बख्शी पे, इन सब पे विश्वास करते हैं, उनको तथ्यों के साथ, ताकि जब वो किसी चौराहे पे गलेवान पकड़े इस जिहादी का, तो उसके गलेवान पकड़ के पूछे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम मक्कार हो, तुम फ्रॉड हो और तुम लुटेरे हो और तुम उसी तरीके के काम कर रहे हो जो गजनबी ने किया था, जो औरंगजेब ने किया था भारत भूमि के ऊपर। और इस्लाम में मज़ारें हराम है, इस्लाम में कब्रिस्तान हराम है, इस्लाम में मस्जिद का पवित्र स्थल नहीं है, उसके बावजूद भी ये लैंड जिहाद चल रहा है कि लैंड पे हमारा कब्जा होगा तो कल बंटवारे के समय जब लड़ाई होगी तो जिसकी जमीन होगा वो माना जाएगा। ये उसकी तैयारी के तहत है। ये दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की तैयारी चल रही है। वो जानते हैं कि उनके वोट से पार्लियामेंट में 250 MP मुसलमान नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक उनका धड़ा कत्लो गारत करता है, दंगा करता है, लूटता है, दूसरा अजान देता है, तीसरा भाईचारे की बात करता है, चौथा टेलीविजन पे आकर उनको कवरअप देता है, पांचवा गाना बजाने लगता है, चौथा आखिर में फंस जाएगा तो आगे कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना। ये तमाम जितने हैं, वो अतीकुर रहमान नाम का फ्रॉड जो अक्सर बैठ जाता है, इस्लामिक स्कॉलर, वो जो रहमानी है, ये असलम है, ये सब बड़े मक्कार हैं। ये तरह तरह के तर्कों से इधर से उधर से अपनी बात को झुटलाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप टेलीविजन पे भी उन्हें नहीं बोलने देते, और इसी तरह अपनी हिम्मत को आप मजबूत रखें। हम सब से, मेरी पूरी टीम से जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो शायद मैं समझता हूं कि इस देश के हजारों लाखों वकीलों में से अगर 5% भी लोग ये तय कर लें कि हमें सनातन के किसी मामले में पूछना नहीं है किसी से, PIL लगाने के लिए हमें अगर मगर नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि इस देश में होगा। ये एक मिशन का काम है, क्योंकि दुश्मन मिशन पे है, वो पार्लियामेंट में भी मिशन पे है, वो संगीतकार भी मिशन पे है, वो खिलाड़ी भी मिशन पे है, वो लुटेरा भी मिशन पे है, वो सब्जी वाला भी मिशन पे है, वो ताले वाला भी मिशन पे है, वो कबाड़ी भी मिशन पे है। आप कहां हैं? आप सिर्फ को लगता है हमने चिट्ठी लिख दी, प्रधानमंत्री से कह दिया, कानून बन गया। कानून को अगर बचाना होता तो ये देश की हालत ये ना होता। इसलिए जागरूक होइए, अपने हकों को समझिए, अपनी देश की मिट्टी को बचाइए, और उसको वैसे ही बचाइए जैसे आप अपने घर की सुरक्षा करते हैं, अपने खेत की सुरक्षा करते हैं। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उसको फसल को जानवर खा जाएंगे। इस देश को जानवर छूटे खुले घूम रहे हैं, वो लूट पे घूम रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं। बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं? इसलिए वो भयावह स्थिति जो पूरे कश्मीर में है, जो बंगाल में है, जो केरल में है, वो बार बार न हो। दुश्मन को वही रोकिए, दुश्मन घर तक आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। विष्णु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और आप लगे रहें और मेरी आपकी जल्दी मुलाकात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विष्णु भाई। पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा।